सो आवर नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडी का मतलब क्या होता है? रेमेडी का मतलब होता है कि जैसे सपोज कोई भी आपके राइट का वायलेशन हो गया तो उस पर्टिकुलर राइट को रिस्टोर जब कराया जाएगा तो उसको रेमेडी कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं। देखो, merely writing down the impressive rights does not work unless there is a way through which these rights can be defended against any attack or violation। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि आप बड़े सुंदर सुंदर से आपने राइट लिख दिए, जहाँ पे आपने राइट टू इक्वालिटी की भी बात कर दी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे राइट्स लिख दिए। बट द थिंग इज आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं रखा जहाँ पे अगर ये राइट वायलेट हो और आप कोई सोल्यूशन ना दे सको। अगर आपने ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं रखा तो क्या उन अच्छे या उन इम्प्रेसिव राइट्स का फायदा है? राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी का फायदा है जब तक आप वहां पे सिक्योरिटी ही ना इंश्योर कर सको लोगों की, नहीं है ना। तो यहाँ पे वही बात है कि बिना इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के ना आपके बाकी के सारे राइट्स यूजलेस हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। देखो या चलो इसके लिए अगर आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझाऊं, सपोज करो आपने एक ना बड़ा सुंदर सा घर बनाया, ठीक है, अपना ना लाइक फुली ग्लास वाला, बहुत अच्छा पेंट कराया, टाइल्स लगवाई कि वो बाहर से ही वो इतना सुंदर लगता है। ठीक है, बट द थिंग इज आपने उसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम ही नहीं रखा, ना आपने वहाँ कैमराज लगाए, ना आपने कोई गार्ड का प्रोविजन किया। ठीक है, ऐसा आपने कोई फिटिंग नहीं कराई या कोई सायरन वगैरह नहीं लगवाया। तो डेफिनेटली अब जो थीफ होगा वो आपके उस घर को देख के अट्रैक्ट होगा कि शायद इनके पास बहुत पैसा है जो इन्होंने इतना सुंदर इतना इंप्रेसिव घर बनाया, एंड वो आपके घर पे आसानी से अटैक कर पा रहा है एंड आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं लगा, आपने कैमरा भी नहीं लगाया था, आपने सायरन भी नहीं लगवाया हुआ, तो इट इज यूजलेस ना। तो वही है कि आप इतने सुंदर सुंदर फंडामेंटल राइट दे जरूर रहे हो, लेकिन अगर आप उनके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं ना दे रहे हो तो वो यूजलेस है आपके। ठीक है, इस एग्जाम्पल से बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि सिर्फ इंप्रेसिव चीजें लिखना इज नॉट सफिशिएंट अनटिल एंड अनलेस उसमें मीनिंगफुल या इंपॉर्टेंट चीज ना आए। ठीक है, देखो डॉक्टर B.R. Ambedkar considered right to constitutional remedies as the heart and soul of Indian Constitution। ठीक है, देखो हार्ट क्या होता है? अब हमारे बॉडी में हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है हमारे ब्लड को पंप करना, और जब तक हमारा ये हार्ट चल रहा है तो हम तब तक जिंदा हैं। ठीक है, सिमिलरली सोल होता है हमारी आत्मा। ठीक है, तो ये दोनों जब तक बॉडी में होंगी नहीं, क्या आपका जो शरीर है वो चल फिर पाएगा? नहीं पाएगा ना। अब देखो आपने व्हाट्सएवर आपने बड़े सुंदर सुंदर राइट्स लिखे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड ऑल, लेकिन इन सब का हार्ट किसके पास है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के पास है। अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं है तो आपका वो बेसिकली यूजलेस है, बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपके यूजलेस है, क्योंकि हार्ट ही है एट द एंड जो आपकी ह्यूमन बॉडी को वर्क कराता है। तो सिमिलरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कौन है? हमारी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, as it gives the citizens a way to get their fundamental rights restored in case they are violated। क्योंकि violation of fundamental right बहुत common या easy है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स है। ठीक है, डाइवर्स होने की वजह से डेफिनेटली हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि देखो एक से ज्यादा रिलीजन के लोग यहाँ रह रहे हैं, एक से ज्यादा कास्ट के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रुप कैन डेफिनेटली अंडरमाइन द अदर ग्रुप, है ना। नाउ the court can issue special orders for the restoration of the rights called writs। ठीक है, writs किसको कहते हैं? writs कहते हैं एक स्पेशल ऑर्डर को जो कि कोर्ट इशू करेगा इन केस आपका कोई भी राइट वायलेट हो गया। और मेनली आपका वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, रिट्स इशू करता है, लेकिन इन सम केसेस तो क्या हाई कोर्ट भी आपके रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, बट मोस्टली पीपल प्रेफर टू गो टू सुप्रीम कोर्ट इन केस देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, क्योंकि आपका सुप्रीम कोर्ट एपेक्स पे है, मतलब टॉप पे है। ठीक है, तो बस आपको इसमें ये याद रखना है अभी 1 मार्कर के लिए कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रिट्स की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि स्पेशल ऑर्डर्स को क्या बोलते हैं? रिट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो ये नेक्स्ट आपके रिट्स आएंगे हम वही पढ़ने वाले हैं। नाउ ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का ही पार्ट है जिसमें हम रिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टोटली हमारे पास जो रिट्स हैं दे आर 5। ठीक है, 5 रिट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो द कोर्ट फर्स्ट आपका है हेबियस कॉर्पस। द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट एंड इट कैन ऑर्डर टू सेट द अरेस्टेड पर्सन फ्री
if it finds the manner of that arrest unjustified, unlawful या discriminatory। देखो हेबियस कॉर्पस रिट क्या कहता है कि इन केस आपने किसी भी बंदे को अरेस्ट किया है तो उसको आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट आपको उसे कोर्ट के पास पेश करना है, ठीक है। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ही हमारा ये चीज कहा गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कोई बिना रीजन दिए अरेस्ट कर नहीं सकता, और इन केस उसने अब अरेस्ट किया है तो उसको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट आपको कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ठीक है, हेबियस कॉर्पस में यही है। और अगर कोर्ट को लगता है कि अरेस्टेड पर्सन जो है वो अनलॉफुली या अनजस्टिफाइड वे में अरेस्ट किया गया है, मतलब मे बी जो पुलिस ने रीजन दिया है उसको अरेस्ट का वो जस्टिफाइड नहीं है, तो डेफिनेटली कोर्ट जो है उस पर्सन को रिलीज कर सकता है। तो ये आपका हेबियस कॉर्पस बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि इनकेस अगर आपको गलत रीजन से भी अरेस्ट किया जा रहा है तो कोर्ट आपको विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट छोड़ सकता है, ठीक है, अगर आप इफ यू आर इनोसेंट, ठीक है। नाउ तो इसको अब देखो याद करने का अगर मैं छोटा सा तरीका दूं तो कॉर्पस, ठीक है, वर्ड देखो कॉर्पस, कॉर्पस मतलब कोर्ट के पास, मतलब लाइक एक रिलेट करने के लिए कॉर्पस इज कोर्ट के पास, ठीक है, पस से पास एंड कोर से कोर्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो सेकंड रिट जो है हमारा दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस में देखो क्या है, when the court finds that a particular office holder is not doing the legal duty thereby infringing the rights of an individual, ठीक है। सपोज करो आपको किसी भी एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपना कोई फाइल अप्रूव करानी है, ठीक है, कोई भी आपको फाइल अप्रूव करानी है, लेकिन आप जब उस ऑफिस में जा रहे हो ना तो वहां का जो ऑफिस होल्डर है वो अपना काम कर ही नहीं रहा है, मतलब वो आपको वो फाइल अप्रूव करके ही दे रहा है, तो इन अ वे आपका जो राइट है वो तो हर्ट हो रहा है ना, क्योंकि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपके पास राइट है कि आप अपना काम करवा सकते हैं, ठीक है, इफ यू आर डूइंग इट इन अ राइट वे। तो अगर वो आपका ये काम नहीं कर रहा है, आपकी अगर वो फाइल को साइन करके नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली ही इज हर्टिंग योर राइट, योर फंडामेंटल राइट ना। तो यहाँ पे आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास जा सकते हो, एंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली इशू दिस मैंडेमस रिट, जिसके अंडर जो है इस पर्सन को आपका काम बाद में करना ही पड़ेगा, तो ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा याद करना है तो इट्स मैंडेमस, मैं अपने में मस्त, ठीक है, मैं बस अपनी ही मस्ती में हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा आगे वाला कि मैं आगे वाले का नुकसान कर रहा हूँ, ठीक है। मैंडेमस इज मैं अपने में मस्त, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। नाम से ही पता चल रहा है प्रोहिबिशन मतलब स्टॉप, रोकना, ठीक है। नाउ देखो इट इज इशूड by a higher court to a lower court when a lower court has considered a case going against its jurisdiction। ये यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया कि ये आपका हायर कोर्ट इशू करेगा टू अ लोअर कोर्ट when lower court has considered a case going beyond its jurisdiction, and in this case the higher court prohibits the lower court in doing so। जैसे सपोज देखो अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले जो आपका सबसे पहले आपका कोर्ट आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, देन आता है हाई कोर्ट, देन आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन आपके आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो अब देखो हाई कोर्ट सबसे टॉप पे है, लेकिन सपोज करो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐसा केस ले लिया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले ही नहीं सकता। वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट जो केस हैंडल करता है ना, जैसे रिट्स के लगा लो, सपोज करो कि किसी बंदे ने उठा के ना केस फाइल कर दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो ये पावर ही नहीं है कि वो रिट इशू कर सके। तो यहाँ पे क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक रिट इशू करके देंगे, दैट इज प्रोहिबिशन का रिट, जहाँ पे वो कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले तुम जो है हमारी जुरिस्डिक्शन का केस है वो तुम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज 100% श्योर कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही रिट इशू कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, इन्फ्रिंज होता है, तो यू नीड नॉट टू गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच कर सकते हैं। या एक और केस होता है सेंटर स्टेट रिलेशन की जब बात आती है, या मे बी दो स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट है ना, तो वहां पे भी आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और फिर आप वहां पे केस फाइल कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आपने चलो केस फाइल कर भी दिया और उठा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कंसीडर भी कर लिया ना, तो वो वैसे ही केस इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही उसको आगे से
रिट इशू कर देगा कि तुमने जो ये केस कंसीडर किया है इट इज गोइंग बियॉन्ड योर जुरिस्डिक्शन, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता। दो स्टेट की लड़ाई झगड़े को या सेंटर या स्टेट की लड़ाई झगड़े को सॉल्व करवाना ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो ठीक है, प्रोहिबिशन मतलब नाम से पता लग रहा है रोकना। नाउ नेक्स्ट इज क्वो वारंटो। देखो क्वो वारंटो में क्या है, it is issued when a person starts to hold an office for which he is not entitled to hold that office, and in this way the court restricts that person from acting in such a manner। देखो क्वो वारंटो का ऐसा मेरे पास भी कोई है नहीं कि मैं उसको कैसे कीवर्ड से रिलेट करूं, तो आप एक डायरेक्ट ही लर्न कर लेना। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जहाँ पे एक इंसान जो है उस ऑफिस को होल्ड करने लग जाता है जहाँ पे वो ऑफिस को होल्ड नहीं भी कर सकता, मतलब जो उसके अंडर आता ही नहीं है। जैसे सपोज आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और उठा के आप मेडिकल डिपार्टमेंट को भी रूल करने लग गए हो, तो इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि आपका जो एक ऑफिस है वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी ऑफिस है और आप सिर्फ वहीं की जुरिस्डिक्शन को देख सकते हो, ये आपकी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्वो वारंटो रिट इशू किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आप उस ऑफिस को होल्ड कर रहे हो जहाँ पे आप उस ऑफिस को होल्ड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको इस चीज के लिए अलाउ ही नहीं कर रही, ठीक है। तब हम इशू करेंगे क्वो वारंटो। नाउ नेक्स्ट इज सर्ट्यूररी। ये है, अंडर दिस द कोर्ट ऑर्डर्स द लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेस पेंडिंग बिफोर इट टू हायर कोर्ट और अथॉरिटी। तो सर्ट्यूररी में भी यही होता है कि जो हायर वाले कोर्ट होते हैं, मतलब जो ऊपर वाले कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो नीचे वाले कोर्ट्स को कहते हैं कि जो भी केसेस तुम्हारे पास पेंडिंग पड़े हैं वो हमारे पास सेंड कर दो, हम उसकी जजमेंट देके वो जल्दी से खत्म कर देंगे। तो ठीक है, ये भी कोर्ट्स के बीच की बात है एंड प्रोहिबिशन भी कोर्ट्स के बीच की बात है। बट ये जो हेबियस कॉर्पस है, यहाँ पे आपको अरेस्टेड पर्सन को कोर्ट के पास लेके जाना है, ठीक है। उसके अलावा मैंडेमस जो है, जहाँ पे कोई ऑफिस होल्डर है वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, ठीक है, आपके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। और क्वो वारंटो के अंडर क्या होगा कि कोई ऑफिस होल्डर उस ऑफिस को होल्ड कर रहा है जहाँ पे वो होल्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसकी जॉब प्रोफाइल है वो उसे वहाँ पे उस ऑफिस को होल्ड करने के लिए अलाउ ही नहीं करती, ठीक है। उस ऑफिस को अगर वो होल्ड करे तो डेफिनेटली ही इज इन्फ्रिंजिंग द राइट्स ऑफ अदर्स एंड डेफिनेटली आपका जो कोर्ट है वो उसके खिलाफ भी रिट इशू करेगा। बाकी सर्ट्यूररी में भी यही है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कहेगा कि तुम अपने जितने भी केसेस तुम्हारे पेंडिंग है वो हमारे पास ट्रांसफर करो, हम उसे सॉल्व कर देंगे। एंड जो आपका प्रोहिबिशन है इसके अंदर भी यही होगा कि जो हायर वाला कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को कहेगा कि तुमने जो केस कंसीडर किया है वो तुम्हारी जुरिस्डिक्शन के खिलाफ है, ठीक है, तो वो तुम हमारे पास सेंड करो, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट योर रिट्स। तो यहाँ पे आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होता है और ये जरूर करके जाना, क्योंकि ये आता ही है पेपर में एक ना एक, चाहे वो 1 नंबर में आए, चाहे वो 4 नंबर में आए, चाहे ये 6 नंबर में आए। 6 में तो खैर नहीं आ सकता, बट 4 में डेफिनेटली आ सकता है, 1 या 4 या 2। तो ठीक है, ये आप मिस मत करना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की छोटी सी इंफॉर्मेशन। उसके बाद तो फिर आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह आ जाएगा, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and stay connected for the next video.